अनुराग चौधरी के हाथ कांप रहे थे। वकील का नोटिस थाम कर रखना मुश्किल हो गया। सरकारी आदेश था, रितेश भैया के निधन के बाद भैया की चल संपत्ति कानूनन उन्हें मिल जानी थी। उनकी पत्नी सुनीति ने पति को विचलित अवस्था में देखा तो फौरन पास आकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इस पर वे कुछ नहीं बोले और चुपचाप नोटिस को पत्नी की तरफ बढ़ा दिया। सुनीता ने सरसरी निगाह उन कागजों पर डाली और करुण भाव से अनुराग को निहारा। कुछ देर तो मौन पसरा रहा। चुप्पी सुनीति ने ही तोड़ी। अनुराग, विवाह से लेकर अब तक भूले से भी रितेश भैया का नाम आपकी जबान पर नहीं आया। पापा ने उनके बारे में पूछा तो आप कड़ाई से टाल गए। मेरी भी कभी हिम्मत नहीं हुई पूछने की और अब? अनुराग फिर भी चुप ही रहे। वो रहस्यमयी चुप्पी खिंचाने वाली थी। सुनीति फट पड़ी, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ मालूम ना हो। इधर उधर से पता चला कि किसी लड़की का चक्कर था। मैं इतने सालों तक जब्त किए रही पर और ज्यादा जब्त नहीं कर पाऊंगी। बात को अनुराग ने ही पूरा किया। एक हल्की सी मुस्कान सजाकर वे बोले, तुम्हें सब कुछ बताने का समय आ गया है। कुछ अंदाजा तो तुमको भी होगा। रिश्तेदारी में कोई भी शुभ कार्य होता या फिर दुख मनाया जाता तब रितेश भाई की झलक मिल ही जाती, लेकिन मैं उन्हें देखते ही मुंह घुमा लेता। निसंतान भैया कभी हमारे बच्चों के सिर पर स्नेह से हाथ भी ना फिरा पाए। जब भाभी का देहांत हुआ तो भी उनसे मिलने नहीं गया था। उनकी गिरती सेहत के बारे में पता था, लेकिन उन्हें देखने नहीं गया। वे दोस्तों और नौकरों के रहमो करम पर चल रहे थे, जबकि उनका छोटा भाई जीवित था। कहते कहते अनुराग बहुत गंभीर और भावुक हो गए। पत्नी एकटक अपने पति को ही देख रही थी। सुनीति के प्रश्नों का समाधान अनुराग को करना ही था। वे आगे बोले, मैं वसूलों का पक्का हूँ। रितेश भाई की जायदाद का एक पैसा भी नहीं रखूंगा, सब गरीबों में दान कर दूंगा। उन्होंने पाया कि पत्नी की आंखों में इस बात को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी। उसे तो बस वो सब कुछ जानना था जो वे सालों तक उससे छिपाते रहे। उन्होंने मेज से पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। उनकी आंखें शून्य में टिकी थी। वे धीरे धीरे पुराने समय को जीने लगे। यादें शब्दों का बाना पहनकर जीवंत हो उठी। तब मेरी बैंक में नई नई नौकरी लगी थी। रिया भी मेरी ब्रांच में थी। हमारी नियुक्ति साथ ही हुई थी। कहानी आरंभ होते ही उसकी संभावित नायिका तथाकथित रिया अस्तित्व में आ गई थी। सुनीति की मुख मुद्रा कठोर हो चली। फिर भी जाने क्यों अनुराग की व्यग्रता उन्हें उग्र होने से रोक रही थी। अनुराग बोलते रहे, अपने संग काम करने वालों से मेरी अच्छी पहचान हो गई, लेकिन रिया सबसे खिंची खिंची रहती। उसने खुद को किसी अदृश्य लक्ष्मण रेखा से बांध रखा था। उसका गहन गंभीर व्यक्तित्व मेरे लिए एक पहेली था जो मुझे जिज्ञासा से भर देता। ऑफिस में अलग अलग पड़ जाने के कारण वो अक्सर गॉसिप के निशाने पर आ जाती। इतना कहने के बाद उन्होंने निश्वास लेते हुए पत्नी को देखा। वो आगे की बात सुनने को आतुर जान पड़ती थी। अनुराग की बातों में एक विचित्र सी चमक आ गई। घटनाक्रम सहज रूप में आकार ले रहा था। विशेष तौर पर महिलाएं उसे संदिग्ध पाती थी। वहां एक सैफाली नाम की असिस्टेंट थी जो बताती रहती कि रिया के घर में उसकी पागल बहन है और रिया भी कुछ कुछ वैसी ही। सुनीति ने पति पर गहरी दृष्टि डाली, पर वे तो कहीं और देख रहे थे, कुछ अन्य मनस्क से खोए खोए से। कथा का प्रवाह फिर भी अविच्छिन्न रहा। अतीत की बंद परतें खुलती चली गई। मेरा और उसका काउंटर पास पास था। मेरा काम पैसे निकलवाने के लिए फॉर्म भरवाना और उसका खाताधारियों को पैसे चुकता करना। वो मुझसे व्यक्तिगत दूरी बनाकर रखती, लेकिन साथ साथ चाय पीते हुए, औपचारिक बातें करते हुए कब हम एक दूजे के करीब आ गए पता ही नहीं चला। सुनीति ने स्वयं को नियंत्रित किया। अनुराग की चोर निगाहें उन्हें ही घूर रही थी। पत्नी की तरफ से अस्वस्थ होकर पति ने आगे कहना शुरू किया। बात शादी तक पहुंच गई। रिया माता पिता से मिलाने मुझे अपने घर ले गई। बोलते हुए उन्होंने सहम कर सुनीति को देखा। वो विकल दिखी किंतु आक्रामक नहीं। अनुराग आगे बढ़े। बैठक में अभिशप्त सी नीरवता थी। मंद रोशनी वाले वाल लैंप पर क्रोशियानुमा कवर, उससे छितराता हुआ परछाइयों का जाल, बेमतलब सी चल रहा टीवी और डाइनिंग व ड्राइंग रूम के बीच एक पारदर्शी पर्दा। पर्दे के दूसरी तरफ कोई बुद्ध बनी स्त्री
मंत्र 40 श्रीमती अनुराग चौधरी पति के विवाह पूर्ण प्रणय प्रसंग में उलझती जा रही थी। प्रसंग अपने आप में श्रोता को उलझाने वाला था। हम लिविंग रूम के गद्देदार कोच पर आसीन हो गए। रिया के इशारे पर नौकर उसके पिता नंदन वर्मा को बुला लाया। वर्मा अंकल प्रथम दृष्टया मृदुभाषी और व्यवहारिक इंसान लगे। हम बातचीत कर ही रहे थे कि पर्दे के पीछे वाले बूथ में हलचल सी हुई। क्षणांश में वो अस्तव्यस्त सी स्त्री हमारे सामने आ खड़ी हुई। मुझ पर उंगली तानते हुए बोली, तुम कौन हो? जाओ यहाँ से जाओ। उसके वाक्य टूटे फूटे थे और वो मुश्किल से अपनी बात कह पा रही थी। मालिनी जरा इधर आइए, बड़की मेहमान को परेशान कर रही है। नंदन जी ने आवाज को थोड़ा ऊंचा करके सहधर्मिनी को बुलाया। बौखलाई हुई सी मालिनी आंटी वहां आई और बड़की को खींच कर ले जाने लगी। मेरे अभिवादन करने पर वे पानी पानी हो गईं। बड़ी बेटी की विक्षिप्तता ने उन्हें भी अछूता नहीं छोड़ा था। उनके व्यक्तित्व में टूटने के चिन्ह स्पष्ट देखे जा सकते थे। बड़की की ही भांति आंखों के नीचे काले घेरे, मुचे हुए पल्लू को कमर में खोसे नित्य ही वो जीवन से नया युद्ध लड़ती रही होंगी। वर्मा अंकल ने मुझे आश्वस्त करने का प्रयास किया, ये कि धीरे धीरे उसकी बड़ी बेटी मुझे जानने लगेगी और फिर बेअदबी नहीं करेगी। बाद में रिया से पता चला कि बड़की लगभग पत्थर बन चुकी है। कोई भी संवेदना, कोई भी अनुभूति उसे छू नहीं पाती। उसकी मुस्कान से जुगुप्सा ही छलकती है और अनुभूति के नाम पर शेष है मात्र हिंसा की भावना। जब आंटी उसे नहलाने धुलाने, कपड़े पहनाने और खाना खिलाने के काम करती हैं, उसके हाथों धुंधी जाती हैं। उसकी थमी हुई बदनुमा जिंदगी में कुछ हलचल बनी रहे, इस वास्ते उसे ड्राइंग कम डाइनिंग रूम की बेंच पर पर्दे के पीछे बैठा दिया जाता। टीवी भी चलता ही रहता। उधर से वो यदा कदा परिचितों को आते जाते देखती और उचटती हुई नज़र टेलीविजन पर भी डाल लिया करती। वो कभी भी अपरिचित, विशेषकर पुरुष को देखकर भड़क उठती है। अपने पिता घर के पुराने नौकर मंगल काका और जान पहचान वाले पुरुषों के अलावा कोई भी दूसरा उसे दुश्मन जान पड़ता है। कभी यही बड़की बहुत वाचाल और चंचल थी, स्मार्ट और फैशन परस्त भी, पढ़ाई में अव्वल, देखने सुनने में आकर्षक और स्कूली गतिविधियों में भी सबसे आगे। अपने सहपाठियों और अध्यापकों के बीच खासी लोकप्रिय। तेजी से बोलते हुए अनुराग जी की सांस उखड़ने लगी। सुनीति ने जग लेकर पानी का गिलास भरा और चुपचाप उनकी तरफ बढ़ा दिया। सुनीति ने कहा, कोई जल्दी नहीं है, हम इस बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। लगता है आप अपनी बीपी की दवा लेना भूल गए, मैं ले आती हूँ। बोलकर वे उठने लगी तो पति ने हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और इशारे से जता दिया कि वे दवाई ले चुके हैं। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर श्रीमती चौधरी बेटे की व्हाट्सएप चैट से मिली तस्वीरें पति को दिखाने लगी। उन तस्वीरों में उनके पोता पोती वाटर पार्क में मस्ती कर रहे थे। बेटी ने भी अपने पति संग आउटिंग के स्नैप्स भेजे थे। लॉन्ग ड्राइव के दौरान उन्होंने प्राकृतिक नज़ारों को अपने कैमरे में कैद किया था, लेकिन चौधरी जी का दिल किसी फोटो सोटो में नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद वे अखबार में डूब गए और श्रीमती जी घरेलू क्रियाकलापों में। शाम की चाय के समय वे फिर आमने सामने थे। अनुराग ने कहा, सुनीति आज रात का खाना बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन क्यों? अनुराग, मैंने पनीर तो कट कर लिया है, आज के मेन्यू में पनीर की सब्जी है ना? अनुराग फीकी हंसी हंसे और बोल उठे, हाँ बाबा याद है, लेकिन तुमसे जो कहना था वो अभी भी अधूरा है। कुलबुलाहट तुम्हारे अंदर है और मेरे अंदर भी, तो क्यों ना कह सुनकर प्रकरण को यही खत्म किया जाए। रसोई में जाओगी तो कुछ बता भी नहीं सकूंगा। पत्नी ने अविलंब मूक सहमति मिल गई। उन्होंने ऑनलाइन निर्देश देकर भोजन मंगवा लिया। वे उठे, खिड़की की चिक को बंद किया और बल्ब जला दिया। यूं लगा मन के किसी वर्जित क्षेत्र में प्रवेश करने के पहले, किसी अप्रिय बात को छोड़ने से पहले उसकी भूमिका गढ़ रहे हों। हाँ, तो मैं कहाँ था? वे अभी भी अनमने ही जान पड़ते थे। मैंने बताया कि कैसे रिया से मेरा संपर्क हुआ और हमारा संबंध प्रगाढ़ बना। कहते कहते वे झेप गए, किंतु इस बार पत्नी के चेहरे को पढ़ने की चेष्टा नहीं की।
कथा संभवतः नए पड़ाव से होकर गुजरने वाली थी। मैं लखनऊ में था, रितेश भाई और शीतल भाभी कानपुर में। उन दिनों भाई ही मेरे आदर्श थे। रितेश चौधरी एडवोकेट, अपने समय के नामी वकील। पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने ही मुझे और माँ को संभाला था। माँ के जाने के बाद तो मैं पूरी तरह उन्हीं के भरोसे था। अनुराग मुस्कुरा उठे, किंतु उस स्मित में निहित दर्द छुपा न रह सका। सुनीति अनुराग संग अनकही सी पीड़ा में डूब और उतरा रही थी। रिया के साथ विवाह की सहमति लेने मैं कानपुर गया। वैसे भी भैया और भाभी से मिले हफ्तों बीत गए थे। कानपुर जाने वाली बस में सवार होकर मैं मानो हवा की सवारी कर रहा था। मन बल्लियों उछल रहा था, किंतु भीतर एक संग्राम छिड़ा था। अनेक प्रश्न उभर आए थे। क्या वे लोग रिया के बारे में पूछेंगे और मैं कैसे उनको जवाब दूंगा? उन्हें कैसे बताऊंगा कि मेरी रिया पर एक पगली बहन का दायित्व भी है? इस बात को लेकर भैया भाभी ने आनाकानी की तो रिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो तो आंख मूंद कर मुझ पर विश्वास करती थी। अपने परिवार की गोपनीय बातें मुझसे साझा करने लगी थी। इसी से उसने बड़की उर्फ रीनू के बारे में और भी बहुत कुछ बताया था। ये कि वो बहुत खिलंदड़ी थी, अपने को किसी भांति लड़कों से कम नहीं आंकती थी। दादी उसको समझाती कि वो लड़की की तरह सील संकोच ओढ़े रहे। ये भी कि जीन्स पैंट और टी शर्ट लड़कियों के लिए नहीं बने थे। लेकिन सुनीति की बेचैनी चरम पर थी। पत्नी की आकुलता ने पति को उकसा दिया था। वे जल्द से जल्द दिल को हल्का कर देना चाहते थे। इसी से कहते चले गए उसका मेल जोल लड़कों से था। उनके साथ उठना बैठना, पढ़ाई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना और यदा कदा टिफिन शेयर करना। उसकी सहेलियां भी थी, किंतु वो उनकी सोच को संकुचित पाती। एक दिन वो स्कूल से नहीं लौटी। परिवार वाले हैरान थे और पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने ही वाले थे कि वो बदहवास सी घर पहुंची। उसकी कमीज की बाह फटी थी, सिर से खून निकल रहा था और घुटने छिले हुए। एक अल्प विराम के बाद अनुराग पुनः बोलने लगे। दादी ने अनहोनी के निशान देख लिए थे और वे उसे रह रहकर कोसने लगी कि ये माँ बाप से मिली छूट का नतीजा रीनू का सर्वनाश बनकर सामने आया था। उन्होंने ये भी कहा कि लड़कों से दोस्ती कभी फलती नहीं। माता पिता को आशंका थी कि किसी ने उसकी भोली भाली बेटी के विश्वास को छला था। वो अपने साथियों, अध्यापकों और स्कूल के स्टाफ पर पूरा भरोसा करती थी। पहले से ही दादी की शिकायत रही कि वो कक्षा के बाद भी एकांत में किसी साथी या शिक्षक के साथ पाठ्यक्रम के सवाल सुलझाती रहती। इस बात का संकेत उन्हें उसकी बातों से कई बार मिल चुका था। उन्होंने चेतावनी भी दी थी, किंतु पत्नी की आंखों में झांकते हुए चौधरी जी पुनः बोलने लगे। क्या पता स्कूल में या फिर रास्ते में कुछ ऐसा वैसा घटा हो। रीनू की सहेलियों से पूछा तो पता चला कक्षा के बाद वो उनके संग नहीं आई। उन्होंने भी सोचा कि वो अकेले ही घर चली गई होगी। उसकी साइकिल भी नदारद थी। परोक्ष रूप से पूछताछ के बाद नंदन वर्मा शांत पड़ गए। मामले को ज्यादा खोदते तो बेटी की बदनामी होती। इधर दादी के आरोपों और परिस्थितियों की क्रूरता के बीच रीनू गुम होती चली गई। ग्लानि इतनी रही कि उसका बोलना चालना, अध्ययन और खेल कूद सब पीछे छूटता गया और वो इंसान से एक बेजान मूर्त बन गई। उसकी मनोचिकित्सा पूछते हुए श्रीमती चौधरी हकलाने सी लगी। चौधरी जी ने खुद को संभाला और उत्तर दिया, रीनू का परिवार साधारण आय वर्ग में आता था। उन लोगों को मानसिक चिकित्सा और महंगे आधुनिक इलाज की जानकारी नहीं थी। न ही वे रोगिणी के आत्मविश्लेषण का महत्व समझते थे। सरकारी अस्पताल के मनोरोग विभाग में डॉक्टर संग उन्होंने बेटी की 4-5 बैठकें कराईं, किंतु रीनू अपनी मानसिकता शिथिलता से उबर नहीं सकी। दादी के ताने उसके अपराध बोध को और भी गहरा रहे थे। मन का चक्रव्यूह महाभारत के चक्रव्यूह से भी अधिक जटिल होता है। बरसों बाद किसी शुभचिंतक मनोविज्ञानी ने दादी को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा किया, किंतु तब तक तीर कमान से निकल चुका था। बड़की की हालत बेकाबू हो चुकी थी। बड़की के परिवार ने तो पहले ही इस मर्ज को लाइलाज मान लिया। बेटी का हस्न कुछ भगवान पर और कुछ समय पर छोड़ दिया था। कहते भी हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है
और फिर रीनू के इलाज को लेकर लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। सो अलग, इधर बड़की अपने नाम से ही नफरत करने लगी। इस कारण घरवालों ने उसे रीनू कहकर बुलाना बंद कर दिया। इतना बताकर चौधरी जी शांत हो गए। रिया का क्या हुआ अनुराग, सुनीति पूछे बिना नहीं रह पाई। सौत रह चुकी स्त्री के लिए इतनी चिंता। अनुराग ने विचार किया और कहानी का छूटा हुआ सिरा फिर से पकड़ लिया। हाँ, तो मैं बता चुका था कि कानपुर जाते समय मेरा मन उत्साह से भरा था। मैंने रिया और उसके माता पिता को बोला कि अपने प्रिय भैया R.K. चौधरी अधिवक्ता को साथ लेकर ही लौटूंगा। रितेश भाई के बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा। सोचा था कि वे अपने भव्य व्यक्तित्व का स्वतः परिचय देंगे। मेरे भावी ससुरालियों के लिए वो खुद सुखद आश्चर्य होगा कि उनका अलग ही प्रभाव पड़ेगा। पत्नी अपने पति के मुख पर चढ़ते उतरते रंगों को देख रही थी। पति इससे बेखबर अतीत की धारा में बहते रहे। शीतल भाभी ने रिया को लेकर मेरी खूब खिंचाई की। वहाँ मेरे चचेरे भाई आलोक भी मौजूद थे। जैसे ही भाभी खाना पकाने गई, आलोक भैया रितेश भाई की टांग खींचने लगे। उन्होंने खुलासा किया कि रितेश भाई भी प्रेम के पक्के खिलाड़ी रह चुके थे, कि वे बचपन से ही रसिक स्वभाव के थे। उनकी एक नहीं बल्कि कई सारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थी। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपने मोबाइल पर रितेश भाई की कई तस्वीरें दिखाईं। वे अधिकतर स्कूल और कॉलेज के ग्रुप फोटोग्राफ थे। एक में रितेश चौधरी की डिबेट पार्टनर, तो दूसरी में उनकी क्विज पार्टनर। एक तीसरी फोटो में वो हेड बॉय के रूप में सुशोभित थे और बगल में उनकी दोस्त हेड गर्ल के तौर पर आधिकारिक पोज दे रही थी। लंबे अरसे तक आलोक भैया के क्लास फेलो रहे, इसीलिए उनकी रग रग से वाकिफ थे। अचानक भाभी के आने से महफिल में खलबली मच गई। आनन फानन में मोबाइल छिपा दिया गया। दोनों बड़े भाइयों में एक दूसरे को आंख मारी। हास्य का गुंजार कहीं नहीं था, तो भी वातावरण में उसकी मूक स्वर लहरी ध्वनित हो रही थी। जाने क्यों मैं उस शरारत में शामिल नहीं हो पाया। एक भारीपन सा महसूस हुआ, शायद अपने प्यार के अनिश्चित भविष्य को लेकर। कथा का इंद्रजाल सुनीति को अपने लपेटे में ले चुका था। अनुराग भी विगत की यात्रा में आगे बढ़ चले। भाई मेरी प्रेम कहानी में सहयोग देने को राजी हो गए। मैंने उन्हें बता दिया कि बड़की से सावधान रहना होगा, वो कभी भी हमला कर सकती है। इस पर उन्होंने कहा था कि भाई उस पगली को ना देखे। स्त्री सुलभ लज्जा छोड़ वो पैर खोल कर बैठती। सलवार का ऊपरी भाग बहुधा उघड़ा ही रहता। मालिनी आंटी उसके कुर्ते को खींचती, फिर कमर और घुटने के बीच फैलाकर उस खुलेपन को ढांप देती। दुपट्टा ठीक कर बेटी की गरिमा बनाए रखने का जतन करती। ये जरूर था कि इस हिमाकत के लिए उससे अक्सर मार खा जाती। खैर, हम रिया की ड्योढ़ी तक पहुंच गए। भाई हीरो वाले अंदाज में अपना परिचय दे ही रहे थे कि काली मैया जैसी बाल बिखेरे बड़की प्रकट हुई। उसने आव देखा ना ताओ भाई का कॉलर पकड़ लिया और वो चिल्लाई, रितेश चौधरी ही होना तुम। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसका वाक्य बिल्कुल स्पष्ट था, ना कहीं शब्द अटके और ना ही स्वर बाधित हुआ। मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा था। स्मृति में भाई के स्कूल वाली हेड गर्ल कौन गई? रीनू वर्मा और रीनू अद्भुत सौम्य। मुझे तस्वीर देखते ही लगा था। सुनीति विस्फारित नेत्रों से अनुराग को देख रही थी। बोलते समय वे हाँफ से रहे थे, मानो आवाज उनके मुंह से नहीं, पृथ्वी के किसी दूसरे छोर से आ रही हो। भाई औचक ही बोल पड़े, रीनू, और अपना कॉलर छुड़ाकर तीर की तरह वहां से निकल गए। रीनू सोफे में धंस गई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। रुलाई के स्वर बरसों बाद उसके अंतस से फूटे थे। उसने सदा की तरह दोनों पैरों को खोलकर नहीं रखा था, बल्कि आपस में सटा लिया था। जिस दुपट्टे को वो बार बार फेंक देती थी, उसे कसकर देह से चिपका लिया था। लेकिन रितेश भैया को अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं था। उस दिन के बाद से बड़की बिल्कुल ठीक हो गई थी और वो एक सामान्य जिंदगी जीने लगी थी। लेकिन रिया ने उससे सारे संबंध तोड़ दिए और फिर उसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं मानती हूँ तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जो भी किया तुम्हारे भाई ने किया, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे भाई को देखूंगी तो मुझे अपनी बहन का वो चेहरा याद आएगा।
और उस दिन के बाद से मैं कभी रिया से नहीं मिला और ना ही उसने कभी मुझसे मिलने की कोशिश की। बड़की को जिस हालात में मैंने देखा था, अगर तुमने भी उसे उस हालत में देखा होता तो तुम भी रितेश भैया को कभी माफ़ नहीं कर पाती। इसीलिए मैं भी उन्हें आज तक माफ़ नहीं कर पाया और मैंने उनसे सारे संबंध तोड़ लिए। वो काँप रही थी। चौधरी जी जो कहना चाहते थे वो कह चुके थे। पत्नी का सांत्वना भरा हाथ उनके कंधे पर था। डिलीवरी बॉय खाना ले आया और कॉल बेल बजा बजा कर थक गया, किंतु पति पत्नी में से किसी ने भी वो घंटी नहीं सुनी। वे दूसरी ही दुनिया में थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।